अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम बजटिंग का एक ए लेवल्स का सवाल जो है उसको देखकर और प्रैक्टिस करते हैं बजटिंग की। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ज़ेरिश लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सेल्स बजट फॉर 2014, यानी कि नीचे कंपनी का सेल्स बजट दिया हुआ है, मंथ्स लिखे हुए हैं, यूनिट्स है और सेल्स प्राइस पर यूनिट है। यानी कि जनवरी में जो कंपनी यूनिट्स बेचेगी उसकी सेलिंग प्राइस और कितने यूनिट्स बेचेगी ये लिखा हुआ है। फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून हर महीने की इन्फॉर्मेशन है। फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट ईच मंथ एंड is maintained at 20% of the units expected to be sold in the following month। किसी भी महीने की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होगी, किसी भी महीने की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होगी फिनिश गुड्स की, वो 20% होगी अगले महीने की सेल्स के। ठीक है। ईच यूनिट रिक्वायर्स 0.5 kilos ऑफ रॉ मटीरियल्स विच कॉस्ट $3 a kilo। Half a month's inventory of raw material is maintained based on the expected usage in the following month. The total production cost of each unit is $11 and this is the value used for inventory valuation। अब ये सारे पॉइंट्स एक बार आप अच्छे से रीड कर लो, उसके बाद जो है वो मैं पार्ट्स सॉल्व करता हूँ। हम पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में बोलता है प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट for each of the 5 months January to May। हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है। अब जब कोई सवाल बोले कि आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है, तो प्रोडक्शन बजट का मतलब ये होता है कि आपको ये बताना है कि हर महीने आप कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करोगे, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, कितने यूनिट्स बनाओगे। ठीक है। जब सवाल बोलते हैं प्रोडक्शन बजट बनाना है तो आप ये बताओगे कि भाई मैं हर महीने कितने यूनिट्स बनाऊंगा। अच्छा, अब प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक इक्वेशन बता देता हूँ और फिर उस इक्वेशन को समझा भी दूंगा। कभी भी अगर आपको किसी सवाल में प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी हो कि किसी महीने में कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करूँगा, तो प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ये आया कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एक मूवमेंट होती है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड। तो अगर प्रोडक्शन को लेफ्ट साइड पे रहने दो और इसको राइट साइड पे ले जाओ, तो प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे सवाल के हिसाब से हम प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तरीका क्या है? ओपनिंग यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब मैं प्रोडक्शन बजट अगर बनाऊं, यहाँ पर ही स्क्रीन पर मैं प्रोडक्शन बजट बनाता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने हेडिंग डालनी है और हेडिंग क्या होगी? प्रोडक्शन बजट, और नीचे आप लिखोगे फॉर द 5 months या फॉर 5 months एंडिंग 30th अप्रैल। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखो मंथ क्या है? जनवरी, फिर है हमारे पास फैब, फिर है हमारे पास मार्च, फिर है हमारे पास अप्रैल, उसके बाद है हमारे पास मई। ठीक है। सबके यूनिट सोल्ड में से चलो जनवरी का काम करते हैं। हम जनवरी के यूनिट सोल्ड लिखते हैं। जनवरी के यूनिट सोल्ड कितने हैं? 10,000। जनवरी के जो यूनिट सोल्ड हैं वो कितने हैं? 10,000। ठीक है। अच्छा, अब सवाल में ये लिखा हुआ था कि इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट ईच मंथ एंड
हर महीने के आखिर की जो इन्वेंट्री होगी, फॉर एग्जांपल जो जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, जो जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी इज मेंटेन्ड एट 20%, वो 20% होगी ऑफ द यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन द फॉलोइंग मंथ, अगले महीने जो आप यूनिट्स बेचोगे उसके 20% के। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे प्रोडक्शन निकालने के लिए इसमें ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा ज़रा गौर से सोचना। देखो जनवरी का मंथ है ना, इससे अगला महीना क्या है, फेब। फेब में टोटल यूनिट्स कितने हैं, 11,000, ये यूनिट सोल्ड है। और उससे ये लिखा था कि किसी भी महीने के जो फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो अगले महीने के सेल्स के 20% के बराबर होगी। यानी कि अगर मैं जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम करूं तो वो फैब के यूनिट सोल्ड के 20% के बराबर होगी, विच इज़ 11,000 का 20%, विच इज़ 2,200। ठीक है, अब पहले तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो 10,000 प्लस 2,200 इज 12,200। अच्छा, इसी तरह से ये वर्किंग्स पहले हम कर लेते हैं सारी, हम सारे यूनिट सोल्ड लिख लेते हैं। जनवरी के 10,000 है, फैब के 11,000 है, मार्च के भी 11,000 है, अप्रैल के 12,000 है, मई के भी 12,000 है। फिर हम सारी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज लिख लेते हैं। अब फैब की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, फैब से अगला महीना विच इज मार्च, इस मार्च की यूनिट सोल्ड का 20%, तो अगेन 11,000 का 20% इज 2,200। तो 11,000 और 2,200 ऐड अगर करते हैं ये बन जाता है 13,200। इसी तरह से मार्च की बात करते हैं। मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, अप्रैल की सेल्स का 20%, विच मीन्स इस 12,000 का 20%। एग्रीड, 12,000 का 20%। तो अब हम 12,000 का अगर 20% लेते हैं 2,400, तो 2,400 प्लस 11,000 13,400 हो गया। इसी तरह से अप्रैल की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, मई की सेल्स का 20%, विच इज 12,000 का 20%, यानी कि 2,400 अगेन 14,400। इसके बाद मई की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, मई की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी जून का 20%, विच इज 14,000 का 20%, विच इज 2,800। तो ये आ गया 14,800। ठीक है, अच्छा अब क्या करें सर, देखो प्रोडक्शन निकालने के लिए यूनिट सोल्ड एट क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक करना था। अब मुझे ओपनिंग स्टॉक्स लेस करने होंगे। अब पहले वाले ओपनिंग स्टॉक को फॉर अ मोमेंट मैं छोड़ देता हूं, ठीक है ना, लेकिन जितने भी क्लोजिंग स्टॉक्स होंगे वो लेस होंगे, तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा और ये प्रोडक्शन आ जाएगी जो हमें ढूंढनी थी। नाउ एक और बात सुनो, देखो जो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक है वो फैब का ओपनिंग स्टॉक होगा। जो फैब का क्लोजिंग स्टॉक है वो मार्च का ओपनिंग स्टॉक होगा। जो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है वो अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक होगा, और जो अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक है वो मई का ओपनिंग स्टॉक होगा। ऐसा ही होता है ना, तो हम ये वैल्यू सिर्फ कॉपी कर लेते हैं। कैसे, जनवरी का क्लोजिंग 2,200, यहाँ का ओपनिंग 2,200, फैब का क्लोजिंग 2,200, यहाँ का ओपनिंग 2,200, मार्च का क्लोजिंग 2,400, यहाँ का ओपनिंग 2,400, अप्रैल का क्लोजिंग 2,400, यहाँ का 2,400। ऐसे ही चलता है ना, एक महीने का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग होगा। अब जनवरी का ओपनिंग स्टॉक कैसे ढूंढें, जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक होगा, जनवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा क्या,
जो इससे पहले दिसंबर आया होगा उसके क्लोजिंग स्टॉक के बराबर होगा, जिससे पहले जो भी दिसंबर आया होगा उधर क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी उसके बराबर होगा। एग्रीड? ऐसे ही है ना, येलो येलो ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू पर्पल पर्पल। तो जो दिसंबर का क्लोजिंग होगा वो जनवरी का ओपनिंग होगा, तो हम दिसंबर का क्लोजिंग ढूंढ लेते हैं। दिसंबर का क्लोजिंग उससे अगले महीने की सेल्स के 20% के बराबर होगा, यानी कि अगर यहाँ पर दिसंबर लिखा हुआ होता है तो उसका जो क्लोजिंग होता है ना वो जनवरी की सेल्स के 20% के बराबर होता है, यानी कि 10,000 का 20% होता, विच इज़ 2,000 होता। तो जनवरी का जो ओपनिंग है वो भी 2,000। अब कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 12,200 माइनस 2,000, 10,200, इसके बाद 13,200 माइनस 2,200 यानी कि 11,000, इसके बाद 13,400 माइनस 2,200 यानी कि 11,200, इसके बाद 14,400 माइनस 2,400 यानी कि 12,000, इसके बाद 14,800 माइनस 2,400 यानी कि 12,400। ठीक है, तो ये अगर मैं इस लाइन को हाईलाइट कर दूं, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें प्रोडक्शन ढूंढनी थी हर महीने की और वो हमने अब ढूंढ ली है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन बजट। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और एक और तरह से समझा दूं। प्रोडक्शन बजट हमें ये बताता है कि किस महीने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करोगे, कितने यूनिट्स बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल 10,200 जनवरी में ये कह रहा है कि तुम जनवरी में 10,200 चीज़ें बनाओगे। जनवरी में तुम 10,200 चीज़ें बनाओगे। अच्छा, एक मूवमेंट हम यूनिट सोल्ड पर या क्लोजिंग स्टॉक पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जनवरी में मैं 10,200 यूनिट्स बनाऊंगा, जनवरी का ओपनिंग स्टॉक 2,000 यूनिट्स है, यानी कि अगर मैं 10,200 यूनिट्स बनाऊंगा और 2,000 यूनिट्स मेरे पास पहले से पड़े हुए होंगे तो मेरे पास टोटल हो जाएंगे 12,200 यूनिट्स। 10,200 यूनिट्स मैं जनवरी में बनाऊंगा और अगर 2,000 यूनिट्स मेरे पास पहले से पड़े हुए होंगे तो टोटल हो जाएंगे 12,200 यूनिट्स, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक 2,000 है, विच मीन्स कि आपके पास पहले से 2,000 पड़े हुए थे। और जनवरी में मैंने 10,000 यूनिट्स बेच दिए, ये भी लिखा हुआ। तो अगर मैं 12,200 में से 10,000 यूनिट्स बेच देता हूँ, बचते कितने? 2,200 बच जाते हैं। इसीलिए आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 2,200 आ रहा था जनवरी का। इसी तरह से फैब है। फैब में मैं कितने यूनिट्स बनाऊंगा? 11,000 यूनिट्स बनाऊंगा और फैब का ओपनिंग स्टॉक है 2,200, विच मीन्स 2,200 यूनिट्स मेरे पास पहले से पड़े हुए होंगे। तो 11,000 प्लस 2,200 इज 13,200। और फैब में मैं जब 11,000 यूनिट्स बेच दूंगा, फैब में जब मैं 11,000 यूनिट्स बेच दूंगा तो मेरे पास कितने यूनिट्स बच जाएंगे? 2,200 यूनिट्स बच जाएंगे। इसीलिए फैब का क्लोजिंग 2,200 आ रहा है एंड सो ऑन, ये कहानी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्शन बजट और वो हमें ये बताता है कि आपने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है। अच्छा, ये हमने ए का 1 कर लिया। इसके बाद हम 2 पर आते हैं। 2 बोलता है प्रिपेयर दी परचेजेस बजट। परचेजेस बजट जो है वो ये मेंशन करता है कि आप कितने यूनिट्स की परचेजेस करोगे, कितनी चीज़ें खरीदोगे, कितने यूनिट्स खरीदोगे। प्रिपेयर दी परचेजेस बजट, कितने यूनिट्स खरीदोगे, या अगर रॉ मटेरियल है वो कितना खरीदोगे। तो सवाल कहता है प्रिपेयर दी परचेजेस बजट फॉर रॉ मटेरियल फॉर ईच ऑफ दी 4 months January to April, show purchases of raw materials in both kilos and dollars। तो ये अब अगला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। हमें परचेजेस बजट बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब
हमारे पास एक चीज़ लिखी हुई है, ईच यूनिट रिक्वायर्स 0.5 kilograms of raw material. Each unit requires 0.5 kilograms of raw material which costs $3 a kilo. और 1 किलो कितने का है? $3 का. हर यूनिट जो है उस पर 0.5 किलोग्राम्स रॉ मटेरियल लगता है और 1 किलो आता है $3 का. उसके बाद एक और बात लिखी हुई है, हाफ अ मंथ्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज मेंटेन्ड बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूजेज इन द फॉलोइंग मंथ. अब ये समझने के लिए एक चीज यहां पर है, वो बोलता है हाफ अ मंथ्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज मेंटेन्ड. हाफ अ मंथ्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि जितना पूरे महीने की होगी उसका आधा. लेकिन कौन सी वाली? बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूजेज इन द फॉलोइंग मंथ, यानी कि अगले महीने आपको जितनी इन्वेंट्री इस्तेमाल करनी होगी, अगले महीने आपको जितनी इन्वेंट्री इस्तेमाल करनी होगी उसका 50% आप इस ही महीने खरीद कर रख लोगे. ठीक है, तो अब हम इसको भी देखते हैं. अच्छा, एक और चीज़ हमें अपनी प्रायर नॉलेज से ये मालूम होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. मैं वापस से बताता हूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल जितना खरीदा माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जितना एंड में बच गया इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम. ये आपको ये बताएगा कि कितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम कर लिया, इस्तेमाल कर लिया. अब अगर परचेजेस को मैं लेफ्ट साइड पे रहने दूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, परचेजेस इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. सीधे हाथ पे जाएगा तो ऐड होगा और ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल जो पॉजिटिव है राइट साइड पे जाएगा, नेगेटिव होगा. तो रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ये भी मैं कह सकता हूं कि परचेजेस इसके बराबर है. अब जरा इसकी वर्किंग करते हैं. हमें परचेज बजट बनाना है जनवरी टू अप्रैल का. मैं यहां पर इसकी वर्किंग कर लूंगा. ठीक है ना, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल. अच्छा, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम ये मालूम कर लेते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल का यूजेज कितना है या रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कितनी है. रॉ मटेरियल यूजेज या रॉ मटेरियल कंजम्पशन एक ही बात है, और इसका मतलब ये है कि मैं कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ. इसका मतलब है मैं कितना रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूँ. अब फॉर एग्जांपल लेट से अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो जनवरी में 10,200 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो रही है और एक यूनिट बनाने के लिए 0.5 किलोग्राम्स रॉ मटेरियल लगता है. तो जब मैंने 10,200 यूनिट्स बनाए होंगे और हर यूनिट पे 0.5 किलोग्राम्स लगा होगा तो 10,200 इंटू 0.5 इस 5,100, यानी कि जो रॉ मटेरियल की यूजेज होगी वो होगी 5,100. इसी तरह से फैब में आपने 11,000 यूनिट्स बनाए, फैब में आपने 11,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी है और हर यूनिट पर 0.5 किलोग्राम्स अगर रॉ मटेरियल लगता है तो 11,000 इंटू 0.5 इज 5,500. इसी तरह से मार्च में 11,200 इंटू 0.5 इज 5,600 और इसी तरह से अप्रैल में 12,000 इंटू 0.5 इज 6,000. ये क्या है? ये है आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम जो आपने इस्तेमाल किया होगा, या रॉ मटेरियल यूज यानी कि ये वाली वैल्यू है. अब इसमें आपको ऐड क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और उसके लिए ये वाली लाइन लिखी थी,
हाफ अ मंथ्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स इज मेंटेन्ड, यानी कि मैं अपने पास क्लोजिंग स्टॉक में या स्टॉक में आधे महीने की इन्वेंट्री रखता हूँ बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूजेज इन द फॉलोइंग मंथ, जो अगले महीने इस्तेमाल होनी है। अगले महीने जितनी इन्वेंट्री इस्तेमाल होनी है उसका आधा अभी से ख़रीद कर क्लोजिंग स्टॉक में रख देता हूँ। तो मैं जब इसमें ऐड करूँगा क्लोजिंग स्टॉक, तो फॉर एग्जांपल जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो फेब में जितना आपने रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना है उसका 50% होगा। ये इसकी पॉलिसी है। अब ये पॉलिसी कभी भी कुछ भी लिखी हुई हो सकती है। वो बोलते हैं भाई मेरी ये पॉलिसी है कि मेरे पास जो किसी भी महीने के एंड में रॉ मटेरियल होगा वो अगले महीने जितना रॉ मटेरियल मैं इस्तेमाल करूँगा उसका 50% होगा। तो अगर ऐसा है तो 5500 रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा फैब में, उसका 50% कितना बनता है 2750। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक होगा 2750। इसके बाद फैब का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, मार्च का 5600 है, उसका 50% विच इज 2800। मार्च का क्लोजिंग क्या होगा, अप्रैल में जो यूजेज है यानी कि 6000, उसका 50% यानी कि 3000। ठीक है। और अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, मई में कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा और उसका 50% लेना होगा। यानी कि मई का जो महीना है उसकी ये वाली वैल्यू 12400 इंटू 0.5, क्योंकि एक यूनिट पर 0.5 किलो लगता है, मल्टीप्लाइड बाई 50%, 3100 आएगा। ठीक है। अब ऐड कर देते हैं पहले तो इन दोनों को। तो 5100 प्लस 2750 7850, उसके बाद 5500 प्लस 2800 8300, उसके बाद 5600 और 3000 8600, और उसके बाद 9100। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया है, ओपनिंग स्टॉक को लेस करना है, लेस ओपनिंग स्टॉक। अब अगेन सबसे पहला काम, जनवरी का क्लोजिंग फैब का ओपनिंग 2750, फैब का क्लोजिंग मार्च का ओपनिंग 2800, मार्च का क्लोजिंग अप्रैल का ओपनिंग 3000। जनवरी का ओपनिंग कैसे आएगा, जनवरी का ओपनिंग निकालने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि दिसंबर का क्लोजिंग कितना होगा, और दिसंबर का क्लोजिंग कैसे आएगा। देखो, अगर हमारे बैक एंड पर दिसंबर का मंथ होता तो इस कंपनी की ये पॉलिसी है कि जनवरी में जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना है दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक उसका 50% होता। तो जनवरी में 5100 इस्तेमाल होना, रॉ मटेरियल यूज्ड हमने निकाला हुआ है हर महीने का, उसका 50% लो 2550। ठीक है। चलो, अब फाइनल हमारे पास ये आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेजेस। कैसे आएगा भाई, 7850 माइनस 2550 5300, उसके बाद 8300 माइनस 2750 5550, उसके बाद 8600 माइनस 2800 5800, उसके बाद 9100 माइनस 3000 6100। ये आपका रॉ मटेरियल परचेजेस बजट बन गया। यानी कि आपने ये बता दिया भाई कंपनी को जनवरी में 5300, फैब में 5550, मार्च में 5800 और अप्रैल में 6100 यूनिट्स 100 किलो रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका बजट बन गया। अच्छा, अब इसने हमसे बजट जो मांगा था ना, वो इसने क्वांटिटी में तो मांगा था,
लेकिन क्वांटिटी के अलावा इसने साथ में हमसे ये बजट मांगा था डॉलर्स में भी। तो डॉलर्स के लिए बड़ा आसान है, 3 से आप हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज अगर आप 5300 किलो ख़रीदोगे और 1 किलो 3 रुपये का आएगा, तो जो आपकी परचेजेस की जो वैल्यू होगी इन डॉलर्स वो हो जाएगी 5300 इंटू 3 15,900। 15,900 का रॉ मटेरियल आप परचेज़ करोगे जनवरी में। इसी तरह से हर किसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आप कितने का रॉ मटेरियल ख़रीदोगे किसी भी एक महीने। 5550 इंटू 3 इज़ 16650। 5800 इंटू 3 इज़ 17,400 एंड 6,100 इंटू 3 इज़ 18300। ठीक है, यह आपका रॉ मटेरियल परचेजेस बजट आ गया इन डॉलर्स। सही है भाई। अच्छा, अब अगेन एक महीने को मैं लॉजिकली समझाता हूँ। देखो आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि जनवरी में 5300 किलो रॉ मटेरियल ख़रीदना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, जनवरी में आप 5300 किलो रॉ मटेरियल ख़रीदोगे। 2550 किलोज आपके पास पहले से पड़ा हुआ था। 2550 किलोज आपके पास पहले से पड़ा हुआ था। तो टोटल कितना हो जाएगा 5300 प्लस 2550 यानी कि 7850। उसमें से जनवरी में 5100 इस्तेमाल हो जाएगा। जब 5100 इस्तेमाल हो जाएगा तो 7850 में से 5100 माइनस कर दो, इस्तेमाल हो गया, बच कितना जाएगा 2750। और यही देखो तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है। तो तुमने रॉ मटेरियल के बजट में, परचेजेस के बजट में ये चीज़ बनानी थी, और जो आपका फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन का बजट था कि कितनी यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी, उसमें ये चीज़ बनानी थी। प्रोडक्शन का मतलब है कि कितनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करोगे, और परचेजेस का बजट मतलब है कि आप कितना रॉ मटेरियल ख़रीदोगे। तो अच्छे से ज़रा 1 से 2 बार इसी पार्ट को आप लोग आराम से देखो। मैंने A का 1 और A का 2 ये दो इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व किए हैं। पार्ट नंबर 2 में मैं आगे वाले पार्ट्स को डिस्कस करूँगा, इस चैप्टर का, इस सवाल का जो पार्ट नंबर 2 होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।